नमस्ते, मेरा नाम है कविता तोमर और हम लोग डीकेटी के माध्यम से अपनी पूरी 11th क्लास की हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अभी उस पूरी सीरीज़ में अब तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने 5th चैप्टर तक ये देखा कि किस तरीके से एक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, ह्यूमन सिस्टम कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से मनुष्य का उद्भव हुआ और फिर वो धीरे धीरे बस्तियों से होते हुए शहरों की तरफ बढ़ता है, फिर धर्म बीच में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये है द 3 ऑर्डर्स, यानी कि सोसाइटी में फैले हुए 3 वर्ग। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम एक नई सिस्टम और एक नया टेक्निक पढ़ेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए या पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है आपका फ्यूडलिज्म सिस्टम। और इस फ्यूडलिज्म सिस्टम पर इंडिया में बहुत डिबेट हुई है। यूरोप का ये वर्ड है, वहीं से स्टार्ट होता है फ्यूडल सिस्टम। इंडिया में इसलिए कि फ्यूडल सिस्टम जैसा यूरोप में था वैसा इंडिया में मौजूद था या नहीं था। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस अलग अलग व्यूज़, आर एस शर्मा का अपना अलग व्यू है, रोमिला थापर का अपना अलग व्यू है। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग पढ़ने को मिलेंगी, तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 3 ऑर्डर्स में हम लोग यूरोप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इस यूरोप के स्ट्रक्चर में स्पेशली इंग्लैंड के बारे में, फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में, इस पूरे एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसी वहाँ की सोशल लाइफ थी, रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, वो सारी चीज़ें। तो इससे पहले के चैप्टर्स में आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि धीरे धीरे जो ईसाइयों का जो धर्म है वो यूरोप की तरफ फैलना जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि जो थर्ड क्रूसेड हुआ था, तो उसमें ये तय हो गया था कि पूरब की तरफ जो है वो इस्लाम फैलेगा और पश्चिम की तरफ जो है वो यूरोप से, मतलब यूरोप होते हुए ईसाई धर्म जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो इनके बीच में एक डील टाइप की हो जाती है कि आप इस तरफ चले जाइए, हम इस तरफ चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3rd ऑर्डर में आप देखेंगे कि यहाँ पे चर्च की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से सोसाइटी में उसकी अपनी जगह बन रही है। तो जैसा हर चैप्टर के साथ होता है, हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि उसको पढ़ने के सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास। तो अब तक हम लोग लिखना, पढ़ना, बोलना, किताबें तक लिखना सीख चुके थे, तो अब तो सोर्सेज की भरमार है। अब हमारे पास सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ छूटी हुई चीज़ों पर ही लिमिटेड अपना जो पढ़ाई का स्तर है वो रखना होगा। तो अब सोर्सेज में हमारे पास सब कुछ आएगा। सब कुछ से मेरा मतलब है कि हमारे पास अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन, विवरण, उसके अलावा कानूनी दस्तावेज जैसी चीज़ें हमारे पास होंगी। यहाँ तक कि नॉर्मल लोगों की चीज़ों को समझने के लिए, सोसाइटी के लोगों की चीज़ों को समझने के लिए, मृत्यु, विवाह की चीज़ों को समझने के लिए, इन सब के लिए हमारे पास अब पुख्ता डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो अभी की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए, जैसा पहले नहीं हो पाता था जब तक हमारे पास राइटिंग का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं आया था। और इसमें सामंतवाद पे सबसे पहले जिस हिस्टोरियन ने काम किया, जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया था वो थे मार्क ब्लॉक। तो इन्होंने फ्यूडलिज्म पर पहले बहुत काम किया। 1886 से तकरीबन 1944 के आसपास ये इसी पर काम कर रहे थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर नाजियों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद इनके काम पर विराम लग जाता है। अब बात करते हैं कि सामंतवाद जो वर्ड है वो कहाँ से आया, क्योंकि जब हम 3 ऑर्डर्स की बात करेंगे तो उसमें हमारा सबसे पहला जो वर्ड होगा वो होगा फ्यूडलिज्म। होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे चलता है। तो फ्यूडलिज्म जो वर्ड है ये निकल कर आता है ज़मीन के टुकड़े से। फ्यूड जिसका मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा, वहाँ से ये वर्ड निकल कर आया और ये हमें देखने को मिलेगा कि इंग्लैंड और इटली में इस शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और इसका मुख्य कारण तो यही था कि ये आर्थिक इकाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़मीन का टुकड़ा यानी आप जो काम करेंगे, जो भी सिपाही या जो भी लोग काम करेंगे, उनको उनके मानदेन के रूप में, उनको उनकी सैलरी के रूप में ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। यहीं से फ्यूडल लॉर्ड और ये फ्यूडलिज्म वर्ड जो है वो निकल कर आया। तो जो बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हुआ करते थे उनको बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े दिए जाते थे। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत वाले इलाके में उन्हीं टुकड़ों को इक्ता कहा जाता था।
और ऐसे ही साउथ इंडिया में भी उसी तरीके के जो टुकड़े दिए जाते थे वहाँ पे वो अमर नायक प्रणाली कुछ कुछ उसी से मिलती जुलती प्रणाली थी। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के कोने में, हर कोने में अलग अलग तरीके से इस तरीके की प्रणालियाँ जो थी वो चल रही थी। उसके बाद फ्यूडलिज्म तो चलो समझ में आ गया कि ये वर्ड कहाँ से आया, लेकिन इसके अलावा दो और ऐसे वर्ड हैं जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं उन्हीं देशों के आसपास घूमेगा। एक तो है फ्रांस, ये नाम कहाँ से निकल कर आता है, और दूसरा है इंग्लैंड, ये नाम कहाँ से निकल कर आता है। तो रोमन साम्राज्य में एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था गॉल। अब ये रोमन साम्राज्य, ये वही वाला रोमन साम्राज्य जो आपने अपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, और अलग अलग साम्राज्य थे, अलग अलग प्रांत थे रोमन साम्राज्य में, तो उसी में से एक प्रांत था गॉल प्रांत। ये जो गॉल प्रांत था, यहाँ पे बहुत समय बाद जर्मनी की एक जनजाति, जर्मनी का एक ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप जिस जनजाति का नाम था फ्रैंक, वो लोग आकर यहाँ पर बस जाते हैं और धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, अपने साथ साथ वो उस एरिया का भी डेवलपमेंट करते हैं। और 6th सेंचुरी तक आते आते यही जो फ्रैंकिश लोग हैं, जो फ्रैंकिश भाषा में बात करते हैं, यही लोग धीरे धीरे फ्रांस में डेवलप हो जाते हैं। और फ्रांस में उस टाइम पर ईसाई राजाओं का राज चल रहा होता है, तो ये फ्रैंकिश जो होते हैं ये ईसाई होते हैं मूल रूप से। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ बहुत गहरे संबंध थे, जिनमें जो पॉप था वो राजा को एक शाल मैन जो था वो प्राप्त करना पड़ता था पॉप से राजा को, जिसमें उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी जाती थी। तो जब पॉप ने ये उपाधि वहाँ के राजा को दी, तो उसके बाद में राजा और चर्च के बीच में, यानी ईसाई मत के बीच में और गहरे संबंध हो गए। तो इस तरह हम देखेंगे कि ईसाई मत जो है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रहा है। आगे इसके और भी अलग अलग तरीके और भी अलग अलग रूप हमें देखने को मिलेंगे। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जो द्वीप थे वो बाद में फ्रांसीसियों द्वारा जीत लिए जाते हैं, उसके राजकुमार द्वारा, और उनको सबको आपस में मिला लिया जाता है। तो ये एक फ्रांस का पूरा एक एम्पायर जैसा जो है वो तैयार हो जाता है। इस फ्रांस में और इंग्लैंड में मिलाकर यहाँ पे हम लोग 3 प्रमुख वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे फ्रांस के नाम की कहानी है, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लैंड के भी नाम की अपनी एक कहानी है। जैसे फ्रैंक से बना फ्रांस, तो ऐसे ही एंजल और सैक्सन से मिलकर बना इंग्लैंड। अब ये क्या थे, तो 6th सेंचुरी के आसपास ही, 6th सेंचुरी के मिड के आसपास ही यूरोप में 2 ट्राइब्स थी, एक थी एंजल और एक थी सैक्सन। तो ये इंग्लैंड में आके बस गए। उस टाइम पे इंग्लैंड को इंग्लैंड नहीं कहा जाता था, कुछ और ही कहा जाता होगा। तो ये लोग उस एरिया में आकर बस गए, और इंग्लैंड का जो नाम है वो एंजल लैंड के रूप में धीरे धीरे इंग्लैंड हो गया। मतलब क्योंकि एंजल ट्राइब वहाँ रहती थी, तो उस ट्राइब के नाम से धीरे धीरे क्योंकि नाम, बहुत सारे नाम चेंज होते हैं, जैसे बॉम्बे का मुंबई हो गया, तो इसी तरीके से एंजल लैंड से वो इंग्लैंड हो गया। और 11th सेंचुरी में नॉर्मेडी के ड्यूक और विलियम्स ने सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। और इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार में यहाँ पे युद्ध हो रहा था, व्यापार और क्षेत्रीय सीमाओं की वजह से। तो विलियम फर्स्ट ने भूमि की नपाई करी, उसके नक्शे बनवाए और उसको 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। मतलब 180 पार्ट्स उसके करके उसको डिवाइड कर दिया कि ये वाला, इस वाले के लैंडलॉर्ड आप हैं, इस वाले के आप हैं। तो जो फ्यूडल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शुरू हुआ। और यही जो लॉर्ड्स थे जिनको वो ज़मीनें दी जाती थी, वो राजा के प्रमुख काश्तकार भी बन गए और उनसे सैन्य सहायता की उम्मीद भी रखते थे। मतलब ये लोग जो थे जिनको वो 180 टुकड़े बांट दिए गए थे, ये वही लोग थे जो राजा के प्रति इस बात के लिए पूरे निष्ठावान होते थे कि कल को कोई लड़ाई होगी तो हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको पूरी सेना सुरक्षा प्रदान करेंगे। यही लोग लॉर्ड्स थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, जिनको हम अभिजात वर्ग कहते हैं। तो इस तरीके से जो राजा की जो शक्तियां थी उनका एक तरीके से विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो 180 पार्ट्स में उसकी पावर्स डिवाइड हो गई और ये सब मिलके राजा को सपोर्ट किया करते थे।
और ऐसा नहीं था कि ये अकेले सपोर्ट कर देते थे, इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होते थे नाइट्स जो इनकी सपोर्ट करने में हेल्प किया करते थे। तो अब हम इन्हीं सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो पता चल गया कि फ्रांस और इंग्लैंड नाम कहाँ से आया। तो अब आगे से अगर फ्रांस और इंग्लैंड की उत्पत्ति कैसे हुई कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको बड़े आराम से टैकल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि यही फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, यहीं पर ऐसे कौन कौन से 3 ऑर्डर्स थे जिन लोगों ने वहां की पॉलिटिकल लाइफ को चेंज किया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो ये 3 वर्ग थे जिनमें नंबर 1 पर आता था चर्च या पादरी वर्ग, हम इसको बोल सकते हैं। नंबर 2 पर जो आता था वो था आपका अभिजात वर्ग। ये जो अभी हम लोगों ने फ्यूडल सिस्टम वाला पढ़ा ना, लॉर्ड्स वाला, ये वही अभिजात वर्ग है। और नंबर 3 पर आता था आपका नॉर्मल लोग, हम उसको किसान भी बोल सकते हैं, हम बंधक मजदूर भी उनको बोल सकते हैं, मतलब जो भी बाकी जो लोग बच गए। तो इसमें किसान, मजदूर सब इसी में आते थे। ये हमारा तीसरा वर्ग था। बाद में आगे चल के देखेंगे कि एक और वर्ग की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। तो वैसे तो अभिजात वर्ग ने खुद को सेकंड कैटेगरी में डाला था कि हम दूसरे लेवल पर आते हैं, लेकिन असल में जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो इन्हीं लोगों के हाथ में था। तो हम इनको पहले वर्ग में समझ सकते हैं। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि अभिजात वर्ग क्या था और ये अभिजात वर्ग किस तरीके से अपना काम जो है वो किया करता था, इसके अंडर कौन कौन लोग होते थे और इसका काम करने का अपना तरीका जो है वो क्या हुआ करता था। तो फ्रांस में शासकों का लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। क्यों था? क्योंकि फ्रांस में लोगों के बीच में और शासकों के बीच में एक बड़ी अच्छी सी परंपरा कायम करी हुई थी। इस परंपरा का नाम था वैसलेज। अब ये वैसलेज क्या होती है? यह प्रथा जो है वो जर्मन मूल के लोगों की थी, जिसमें फ्रैंक लोग भी बाद में शामिल हो गए। और इसमें क्या किया जाता था, इस प्रथा के हिसाब से एक शपथ या ओथ दिलाई जाती थी, जिसके माध्यम से लोगों को इस बात के लिए उनको बताया जाता था कि आप इस शपथ के माध्यम से अपना जो लॉर्ड है, आपके ऊपर जो शासन कर रहा है, आप उससे बंधे हुए हैं, आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो इस वजह से राजा के बीच में और नॉर्मल जनता के बीच में एक बड़ा अच्छा सा संबंध उस प्रथा के जरिए जो है वो स्थापित किया जाता था। इसके अलावा जो दास या जो वेसल्स होते थे वो लोग इस अभिजात वर्ग की रक्षा करते थे और अभिजात वर्ग बदले में उनको खाने पीने की चीजें, रहने की सुविधाएं, ये सारी चीजें जो हैं वो उपलब्ध कराता था। और बहुत सारे रीति रिवाज भी थे जो यहाँ पे शामिल होते थे। यानी जब आप कोई शपथ लेंगे अपने अभिजात वर्ग के लिए कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हम आपकी निष्ठा पूर्ण तरीके से आपकी सेवा करेंगे, तो उसके लिए पूरे रीति रिवाजों के साथ ये शपथ समारोह जो है वो आयोजित किया जाता था। और इस आयोजित में दास को एक जमीन दी जाती थी जिस पे वो रहता था और उसके बदले में एक लिखित पत्र, एक छड़ी और केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। मतलब ये एक तरीके से पूरा रिचुअलिस्टिक तरीका था जिससे कि उसको कुछ कुछ चीज़ें दी जाती थी। उस शपथ पत्र में लिखा होता था, उसके बाद में एक छड़ी दी जाती थी और एक मिट्टी का डला। तो अभिजात वर्ग की हमेशा से एक खास हैसियत रही थी और उसका उस पूरी प्रॉपर्टी पर जितना उसके राजा ने उसको अलॉट किया होता था उस पर उसका पूरा अधिकार होता था। तो अगर हम इसको एक ट्रायंगल सिस्टम से समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये है हमारे यूरोपियन समाज की उस समय की एक व्यवस्था और इस व्यवस्था में अगर सबसे टॉप पर है राजा, ये हम पॉलिटिकल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो राजा ने क्या किया, अपने पूरे एम्पायर को उसने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया? तो उसने इस तरीके से लेयर्स बना दिए। तो यहाँ पे वो अभिजात वर्ग है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, फिर थोड़े छोटे वाले अभिजात वर्ग के लोग आ गए जिनके पास इनके हिसाब से थोड़ी कम है। तो कैटेगरी वाइज कभी कभी
सबको समान रूप से दे दी जाती थी। तो राजा अपनी जो शक्ति है या जो राजा की जो टैक्स कलेक्शन की जो पावर है वो उन्होंने अभिजात वर्ग में बांट दी थी। और यही वजह थी कि अभिजात वर्ग जो था वो लोगों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता था ताकि उनको टैक्स लेने में कोई मुश्किल ना आए। और इसके लिए बहुत सारे रिचुअलिस्टिक तरीके भी अपनाए जाते थे, क्योंकि इंसान को धार्मिक तरीके से कोई बात अगर समझाई जाए तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसके लिए पादरियों को अपनी ओर कर लिया जाता था और उस हिसाब से फिर टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। अभिजात वर्ग की एक खास हैसियत तो होती ही थी और वो अपने हिसाब से, मतलब ये जो अभिजात वर्ग होगा इसके पास पूरी सेना होती थी। हालांकि अभिजात वर्ग भी इस बात की पूरी शपथ लेता था कि जब राजा को जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूंगा अपनी पूरी सेना के साथ। तो इस बात के लिए ये भी अपनी तरफ से पूरा एकदम लिख कर देता था, पूरी शपथ लेता था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था, कभी कभी अभिजात लोग विद्रोह भी कर दिया करते थे। तो इनके पास अपनी एक सेना हुआ करती थी जिसको ये अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते थे। सामंती सेना उसको कहा जाता था। ये लोग अपना कोर्ट भी लगा सकते थे, मतलब कोई मामला सुलझाना हो, क्योंकि इनके अंडर बहुत सारे गांव आया करते थे। तो मान लीजिए कोई मामला अगर इन लोगों को सुलझाना है तो उसको सुलझाने के लिए ये अपने कोर्ट्स लगा सकते थे। और कभी कभी तो ये भी देखा गया कि अगर कोई सामंत अगर कोई अभिजात वर्ग बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत रिच है, जिसकी बहुत पहचान है, तो वो अपने नाम से कॉइन्स भी चलाने शुरू कर दिया करता था। इनको जो भी जमीन दी जाती थी राजा के द्वारा उसके ये खुद मालिक हुआ करते थे, जिसमें इनका घर आता था, इनके अपने खेत भी आते थे। उसके अलावा जोतने के लिए और खेती करने के लिए बहुत बड़ी ज़मीनें इनके पास होती थी। कुछ गांव भी इनके अंडर आया करते थे। तो जितने भी गांव इनके अंडर आते थे वो इनकी अपनी प्रॉपर्टी माने जाते थे। वहां से टैक्स लेने का सारा काम ये अपने आप किया करते थे। उसके अलावा जो इनको घर मिलता था उसको बुलाया जाता था मैनर, यानी कि लॉर्ड का अपना घर होता था जिसको मैनर बुलाते थे। और इसमें लॉर्ड के कुछ गांव भी इसके अंदर आ जाया करते थे और ये छोटी छोटी जागीरें थी जो इनको मिलती थी। तो एक जागीर में, एक मैनर की जागीर में तकरीबन 50 से 60 परिवार रहा करते थे अगर वो जागीर थोड़ा बड़ी है, और अगर वो थोड़ा छोटी है तो शायद 10 से 12 परिवार वहां रहा करते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजों की इनको जरूरत पड़ती थी वो सारी चीजें इनको वहीं अवेलेबल होती थी, इनके मैनर में अवेलेबल होती थी। चाहे वो औजार बनाने के लिए लोहा हो, खाने पीने की चीजें हो, सारी चीजें, पानी वगैरह, यहाँ तक कि वाइन वगैरह बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो सारी चीजें भी इनके पास हुआ करती थी। लॉर्ड जो थे वो ज्यादातर शिकार वगैरह पे भी बाहर जाया करते थे और बड़े बड़े चरागाह इनके पास में होते थे। बाद में हम देखते हैं कि लॉर्ड्स धीरे धीरे सुरक्षा के लिहाज से दुर्ग बनाना शुरू करते हैं। अब ये दुर्ग या सिटाडेल क्या होता है, तो दुर्ग जो होता है वो राजाओं या किसी बड़े रुतबेदार इंसान का घर होता है जिसको चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता है और अमूमन वो आसपास की ज़मीनों से थोड़ा ऊंचाई पर बना होता है। तो ये सिक्योरिटी के पर्पस से हमें ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि इंग्लैंड में दुर्ग बनाने की कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं रही है, तो 13वीं सेंचुरी के आसपास आपको वहाँ पे बहुत सारे दुर्ग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद वो सारे बनाए गए थे। और क्योंकि मैनर जो है उसके पास पूरी जागीर है, उसमें काम करवाना है, फिर उसको राजा को अपनी सेवाएं देनी है, तो अभिजात वर्ग में मैनर कभी आत्मनिर्भर होकर मैनर में काम चल ही नहीं सकता था। उसके लिए उनको नमक की ज़रूरत होती थी, चक्की, आटा पीसने वाली चक्की को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, धातु बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कुल मिला के अभिजात वर्ग को बाकी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती थी अपने मैनर को चलाने के लिए। इन्हीं सपोर्टिव सिस्टम में से एक हुआ करता था नाइट। अब ये नाइट कौन होते हैं, तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने जब रोमन एम्पायर पढ़ा था तो उसमें हमने एक सेकंड कैटेगरी के लोग देखे थे जिनको हम बोलते हैं अश्वरोही, यानी कि घुड़सवार लोग। तो रोमन एम्पायर में उनका कोई खास नाम नहीं था, उनको सिर्फ अश्वरोही वर्ग के नाम से जाना जाता था, जो बहुत अच्छे हॉर्स राइडर हुआ करते थे। यहाँ तक आते आते इस पूरी
प्रोसेस में आते आते उनको एक नाम मिल गया आप जिनको कहते हैं नाइट। तो ये उसी तरीके के लोग होते थे, वैसा ही एक सिस्टम था। तो सबसे पहले आ जाएंगे अभिजात वर्ग, और अभिजात वर्ग के लिए कौन काम करते हैं? नाइट। ये नाइट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अगर आप कभी विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो आपको उसमें अमर नायक प्रणाली मिलेगी। तो अमर नायक प्रणाली भी अपने लॉर्ड्स के लिए, अपने राजा के लिए उसी तरीके का काम करते थे जैसे नाइट्स जो है वो अभिजात वर्ग के लिए अपना काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो 9th सेंचुरी के आसपास यूरोप में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। तो कुछ शौकिया जो किसान होते थे वो सैनिक नहीं बन पाते थे, अच्छे सैनिक तो बन ही नहीं पाएंगे, मतलब जो हमेशा से सिर्फ खेती करते आ रहे हैं और सिर्फ लड़ाई के टाइम पे अगर उनको बोलो कि चलो जी लड़ना है तो हालांकि वो जाएंगे, राजा की बात माननी होगी, अभिजात वर्ग की बात माननी होगी, लेकिन वो उतने अच्छे सैनिक बनकर नहीं सामने आएंगे। इसीलिए ज़रूरत होती थी कुछ ऐसे लोगों की जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली जो ट्रेंड हों घोड़े चलाने में, लड़ाइयाँ लड़ने में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के नाइट्स जो ग्रुप है उसका उद्भव हुआ। और इस वर्ग में क्या होता था कि नाइट्स जो होते थे उनको भूमि का एक भाग दिया जाता था। अभिजात वर्ग के लिए काम करेंगे, नाइट्स की ठीक ठाक पहुंच होती थी, नाइट्स की ठीक ठाक इंपॉर्टेंस होती थी उस सोसाइटी में, तो ये अभिजात वर्ग के लिए काम करेंगे और उस काम के बदले में इनको फीफ नाम से जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। तो नाइट्स को क्या मिलता था? फीफ। अच्छा, अभिजात वर्ग को क्या मिलता था? फ्यूडल। फ्यूडल लॉर्ड्स थे ना ये लोग, तो फ्यूडल मतलब जमीन का टुकड़ा, तो ऐसे ही फीफ। तो नाइट्स को फीफ मिला करता था और ये जो फीफ था जमीन का टुकड़ा, इसके बदले में वो अभिजात वर्ग को वादा दे करता था कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके लिए लड़ने आऊंगा। अब इसके लिए क्या जरूरी था कि नाइट्स हर वक्त फिट रहें। तो आप देखेंगे कि जितने भी नाइट्स थे उनके घरों में अपने लिए एक्सरसाइज करने की चीज़ें हुआ करती थी और वो हमेशा खुद को हर वक्त तैयार रखते थे कि जब भी लड़ाई की ज़रूरत होगी हम आपके साथ होंगे। इसके अलावा नाइट्स को जो फीफ मिलता था ना उसमें कम से कम 1000 से 2000 एकड़ तक की पूरी ज़मीन इनको मिला करती थी, जिसमें नाइट अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और उस ज़मीन पर वो पवन चक्कियां लगाया करता था जिससे कि आटा पिस जाए वहां पे। अब क्योंकि अच्छा ये पवन चक्की क्या, जैसे पंचक्की मतलब ये विंड मिल के जरिए जो काम किया जाता था वो वाली चक्कियां, तो ये पंचक्की लगाता था। उसके अलावा क्योंकि वहां पे वाइन बहुत कॉमन चीज है तो वाइन बनाने का जो भी मटेरियल लगता है उसकी सारी एक तरीके से छोटी मोटी फैक्ट्री इसके फीफ में ही हुआ करती थी। उसके साथ साथ क्योंकि परिवार साथ में रहेगा तो उसके लिए घर और चर्च और यहाँ तक कि खेत वगैरह वो सब उसी ज़मीन में आया करते थे, जो भी एक नाइट को जो पूरी ज़मीन मिलती थी उस सब में। और बदले में नाइट वही कि नाइट वादा करता था कि जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके साथ लड़ने के लिए आ जाऊँगा, और ताकि वो प्रैक्टिस में बना रहे, ताकि वो एक अच्छा लड़ाकू योद्धा बना रहे, इसलिए वो डेली रोज़मर्रा के अपने कामों के साथ साथ एक्सरसाइज रोज़ किया करता था। 12वीं सदी तक हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां हमें बहुत मिलती हैं। और क्योंकि पुराने ज़माने में और अभी भी इनफैक्ट एक तरीका है कि कहानियों को गा गा कर सुनाया जाता था, तो हम देखते हैं कि तकरीबन 12th सेंचुरी के आसपास तक आते आते ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, ऐसे बहुत सारे गायक हैं जो नाइट्स की वीरता की कहानियां जो हैं वो लोगों को सुनाते हैं। गा गा कर उन लोगों ने सुनाना शुरू कर दिया, गा गा कर, घूम घूम कर। तो इससे इस एक पर्टिकुलर ग्रुप की इम्पोर्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उस टाइम पे क्योंकि जितने भी लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, और ना पढ़े लिखे होने की वजह से क्या होता था कि पांडुलिपियाँ भी उतनी अधिक नहीं मिली हैं, तो जो गा गा के जो ये लोग सुनाते थे वो ओरल हिस्ट्री के थ्रू अब जाके लोगों को उसके बारे में पता चलता है। ओरल हिस्ट्री क्या होती है कि ऐसी बहुत सारी इतिहास की कथाएं, इतिहास की कहानियाँ होती हैं जो आपको कहीं रिटन डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आप उनको सुनते आ रहे होते हैं, तो वही ओरल हिस्ट्री होती है जिसके ट्रेसेस बाद में खंगालने शुरू किए जाते हैं। तो ये तो था आपका अभिजात वर्ग और नाइट्स के बारे में पूरी बात। अब बात करते हैं पादरी वर्ग के बारे में।
तो पादरी वर्ग हालांकि आता तो नंबर 1 पे था, लेकिन अभिजात वर्ग से थोड़ी कम इम्पोर्टेंस थी इसकी। कहीं कहीं पे ज़्यादा भी मिलेगी हमें इसकी इम्पोर्टेंस, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता था कि पादरी वर्ग को अभिजात वर्ग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाए, और जहाँ मिलती थी वहाँ फिर पादरी अपने हिसाब से चीज़ें चलाया करते थे। कैथोलिक चर्च में पादरी बनने के अपने खुद के कुछ नियम हुआ करते थे। अच्छा, आगे हम देखेंगे, ये कैथोलिक वर्ड आया इसलिए जानना ज़रूरी है कि कैथोलिक क्यों लिखा है। ईसाई धर्म में थोड़ा लेटर फेज में जाके, जैसे इस्लाम में हुआ ना सिया और सुन्नी का डिवीज़न, ऐसे ही ईसाई धर्म में थोड़ा लेटर फेज में जाकर इनका जो धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक है आपका कैथोलिक और एक है आपका प्रोटेस्टेंट। तो अभी तक जिन भी बारे में हमने बात करी, या अब तक हमने जिन ईसाइयों के बारे में बात करी, वो सारे के सारे कैथोलिक ही हैं। प्रोटेस्टेंट थोड़ा बाद के फेज में आएंगे। तो कैथोलिक चर्च के अपने कुछ नियम होते थे, जैसे राजा के द्वारा जो उनको ज़मीनें दी जाती थी वो उससे टैक्स ले सकते थे। तो राजा ने जो ज़मीन इन लोगों को दे दी वो राजा की तरफ से टैक्स फ्री होती थी, लेकिन उन ज़मीनों से टैक्स इकट्ठा करने का सारा काम जो होता था वो इन लोगों का, पादरियों का हुआ करता था। इसीलिए इनकी जो पूरी संस्था थी पादरियों की, अब क्योंकि पैसा अच्छा खासा था तो ये राजा के ऊपर पैसों के लिए या किसी और चीज़ के लिए निर्भर होते ही नहीं थे। पश्चिम में जब हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं कि रोम में पॉप कहा जाता था। तो ईसाइयों में जो धार्मिक गुरु हैं, जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उनको पोप कहा जाता है। ये जो पोप हैं आपको रोमन एम्पायर में वेटिकन सिटी नाम की जो जगह है वहाँ पर रहते हैं अभी के टाइम पर। तो ये रोम में रहा करते थे, क्योंकि रोम को शुरुआत से ही बहुत पवित्र ज़मीन माना जाता है ईसाइयों के उसके लिए। जैसे फ़िलिस्तीन वाले के लिए लड़ रहे थे तो बिल्कुल वैसे ही। तो ये अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो उनके लिए अपना मक्का वाला जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। ऐसे ही ईसाई के लिए रोम वाला जो इलाका है वो बहुत पवित्र है। तो यूरोप में ईसाई समाज का जो मार्गदर्शन है वो बिशप्स और पादरियों ने किया था, और ये प्रथम वर्ग के भाग थे। अब ये है क्या, ये हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर कौन आया? पोप। पोप के बाद में फिर इसमें हायरार्की वाइज चीजों को डिवाइड कर दिया, जिसमें आपके बिशप आते हैं। बिशप, बिशप के बाद में आते हैं आपके पादरी, और फिर चर्च में कौन होते हैं? फादर। तो ये सब इसमें धीरे धीरे ऐड होते चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंस वाइज इनके नाम जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अधिकतर ज़्यादातर गाँव में एक चर्च होती ही होती थी, और पादरियों के आदेश पर, यानी कि ये ऑर्डर दिया जाता था सब लोगों को कि आपको हर संडे सामूहिक प्रेयर करने वहाँ पे आना ही है, पूजा करने, प्रार्थना करने वहाँ आना ही है। जहाँ पे जो पादरी होते थे, जो फादर होते थे, वो वहाँ पे क्या करते थे? उपदेश सुनाने का काम करते थे। तो धर्मोपदेश वो वहाँ पे सुनाया करते थे और सामूहिक प्रार्थना करवाया करते थे, और ये कंपल्सरी था कि हर संडे आपको वहाँ जाना ही जाना है चर्च में। इसके अलावा अब क्योंकि फादर होते थे, पादरी वगैरह होते थे, तो हर इंसान तो पादरी नहीं बन सकता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए होती थी। तो जो भी आदमी पादरी बनना चाहता था तो सबसे पहले तो वो या तो वो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब वो कृषक नहीं होगा, वो दास नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होना चाहिए, और स्त्रियों को पादरी बनने की इजाज़त नहीं थी। तो ये 3-4 चीज़ें थी। अगर कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई कृषि समाज से नहीं है और कोई फिजिकली और मेंटली पूरा फिट है और वो महिला नहीं है, तो वो फिर पादरी बनने के लिए एलिजिबल होता था। तो जो पुरुष पादरी बनना चाहते थे, रूल के मुताबिक वो शादी नहीं कर सकते थे, और धर्म के क्षेत्र में बिशप जो हैं वो अभिजात माने जाते थे, यानी पादरियों से नीचे बिशप आ गए। तो बिशपों के पास में भी लॉर्ड की तरह बहुत बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, और वो शानदार महलों में रहते थे।
चर्च को 1 साल के बाद में कृषक से उसकी उपज का 10वां हिस्सा लेने का अधिकार था, यानी ये हर साल टैक्स लिया करते थे। तो 1 साल में जो भी कमाई होती थी तो इनके पास, चर्च के पास ये अधिकार था कि वो उस कमाई का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में ले सके, और इसको तीत कहा जाता था। अमीरों ने, मतलब जो अमीर वर्ग के जो लोग थे, अमीर मतलब अभिजात वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने अपने कल्याण के लिए, मरने के बाद अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए अपनी आय का बहुत बड़ा भाग ये लोग दान कर दिया करते थे चर्च को। तो जैसे अभी हम लोग करते हैं श्राद्ध वगैरह में जो हम दान करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से तो ये लोग भी चर्च को दान दिया करते थे। और चर्च की अपनी पूरी औपचारिक रीति रिवाज की कुछ इंपॉर्टेंट रस्में भी हुआ करती थी, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अभिजात वर्ग की कुछ नकल थी। जैसे वहाँ पे लेटर लेना पड़ता था कुछ उस तरीके का, तो जैसे प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर सिर झुकाना है, घुटनों के बल बैठना है, नाइट्स के द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की बिल्कुल नकल थी ये। तो जैसे अभिजात वर्ग और नाइट्स के बीच का जो रिलेशन होता था ना, कि नाइट्स जब भी अपने लॉर्ड से कुछ चीजें लेगा, या लॉर्ड जब उसको देगा कि तुम मेरे नाइट हो और तुमको ये अधिकार है, तो नाइट क्या करते थे, ये एक परंपरा थी एक तरीके से, कि शपथ पत्र हाथ में लेंगे और हाथ जोड़कर, घुटनों के बल बैठकर और आंखें नीचे करके उनसे परमिशन लेना या उनकी रिस्पेक्ट शो करते थे। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि चर्च में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल में आने लगी। जैसे मुगलों में एक तरीका होता था ना कॉर्निश करने का, कार्निश करके उनकी एक पद्धति होती थी नमस्कार करने की, या ज़मीन चूमने वाली। मतलब क्या करना होता था कि जैसे आपने देखा आधा झुक के सलाम करना, कुछ लोग तो सीधा फर्श में झुक के सलाम करते थे। तो ये अलग अलग तरीके थे जो राज दरबार की शान में किए जाते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही चर्च में भी अपने अपने तरीके शुरू करे गए, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि अक्सर ईसाई धर्म में भगवान को लॉर्ड बुलाया जाता है। तो वो लॉर्ड जो है वो ये वाले लॉर्ड से निकल कर आया है, अभिजात वर्ग वाले लॉर्ड से ईश्वर को लॉर्ड कहने का कनेक्शन निकल कर आया, क्योंकि एक तरीके से सारी पद्धतियां एक जैसी चल रही थी वहां पर। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको ये चर्च वाली जिंदगी रास नहीं आती थी, मतलब थे तो वो भी इसमें से पादरी वर्ग में से ही, लेकिन उनको ये वाली जिंदगी पसंद नहीं थी। कैसी जिंदगी? चर्च में जो पादरी थे, जो पॉप थे, बिशप्स थे, वो लोग बहुत शानो शौकत वाली जिंदगी जिया करते थे। अच्छा खासा पैसा मिलता था, टैक्स वगैरह उगा लिया करते थे, तो खूब पैसा था। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो सिर्फ धर्म को फैलाने में, ईसाई धर्म को फैलाने में बिता दिया। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते थे अपनी टीचिंग्स के जरिए, और इन्हीं लोगों को हमने क्या बुलाया? भिक्षु, यानी कि मॉन्क्स। तो ये ईसाई धर्म में पादरियों में से ही निकली हुई एक क्लेन आप इसको बोल सकते हैं, एक अलग वर्ग है ये भिक्षुओं का। और ये वो लोग हैं जिन्होंने शानो शौकत की जिंदगी को बिल्कुल ना कर दिया। तो जैसे इस्लाम में बाद में चल के सूफिज्म निकला, तो यहाँ से भिक्षु निकले। तो चर्च के अलावा ये लोग थे, और ये एक अलग तरीके की संस्था थी। ये जो संस्था थी ये गाँव के बीच में या शहरों में या गाँव के थोड़ा पास में रहना ज़्यादा, मतलब गांव के आसपास रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ये एकांत में अपनी ज़िंदगी जीना जो है वो पसंद करते थे। ये लोग ग्रुप्स में रहा करते थे, सामूहिक ग्रुप्स में, धार्मिक ग्रुप्स में, और इन ग्रुप्स को एबी या मोनेट्री कहा जाता था। यही मोनेस्ट्री बाद में इनके रहने के नाम की जगहों के लिए बुलानी शुरू हो जाती है। एबी या मोनेस्ट्री मतलब मठ, वो जगह जहाँ पे ये लोग ग्रुप में रहते हैं। तो वो जगह गुफा भी हो सकती है या घर भी हो सकती है, कुछ भी। और यहाँ पर हम देखते थे कि ये लोग अक्सर कोशिश करते थे कि ये आम आदमी से थोड़ा दूर ही रहें, थोड़ी दूर की आबादी में रहें। इसके अलावा इटली में देखने को मिलता है कि तकरीबन 550 के आसपास मठ उस वक्त मौजूद थे इटली में, यानी 1910 के आसपास, 910 के आसपास। और यहाँ पे धीरे धीरे मठों का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ने लगा था। भिक्षु जो थे, जितने भी भिक्षु थे, ये अपना सारा जीवन जो है वो मोनेस्ट्री में बिता दिया करते थे, प्रार्थना करते हुए, पढ़ते हुए, खेती करते हुए, और ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फिजिकल मेहनत कर पाएँ। और इस बात का ये पूरा व्रत भी लेते थे कि जब तक ये काम करने योग्य होंगे ये अपना काम खुद से करेंगे सारा का सारा।
और पादरियों की ज़िंदगी के तरह इनकी ज़िंदगी उतना शानो शौकत भरी नहीं होती थी। ये लोग अपना आराम से खेती करते थे, पढ़ते पढ़ाते थे, उन्हीं कामों में लगे रहते थे। जैसे पादरियों में नियम था कि उसमें औरतें शामिल नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वो नियम तोड़ा और मॉनेस्ट्री में, हालांकि अलग अलग मॉनेस्ट्रीज बनाई जाती थी, लेकिन वहाँ पे औरतों का प्रवेश वर्जित नहीं था। वहाँ औरतें भी शामिल हो सकती थी, जिनको नन बुलाया जाता था आगे चल के। हाँ, ये ज़रूर था कि मॉन्क्स और नन्स को शादी करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ये माना जाता था कि इनका जो जीवन है वो समाज कल्याण के लिए है, तो आप सोशल वर्क करेंगे, इसलिए शादी नहीं करते थे। तो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग मॉनेस्ट्री हुआ करती थी। 10 या 20 पुरुष या महिलाएं छोटे छोटे ग्रुप्स में मठों में रहा करते थे। इसके अलावा ये लोग और क्या क्या काम करते थे, इनका जो मुख्य काम था वो ये था कि ये बाइबल अपने हाथ से लिखा करते थे। तो हैंडमेड कॉपीज जो थी बाइबल की, वो इन्हीं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फैला करती थी। और 13वीं सेंचुरी तक आते आते कुछ भिक्षु थे जिन लोगों ने मठों में ना रहने का निर्णय लिया, और इन्होंने कहा कि हम घूम घूम कर सब लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो इन लोगों को फ्रायर्स कहा जाने लगा। और इसके अलावा ये लोग सामूहिक गायन में भी बहुत जोर देते थे, ताकि ये लोगों को बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से चीज़ों को समझा सके, और घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये लोग इंफॉर्मेशन जो है वो दिया करते थे। भिक्षुओं के भी अपने कुछ नियम होते थे, जैसे कि संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी कि जितना हो सके उतना कम बोलेंगे, और हर भिक्षु या नन जो है वो इस बात को फॉलो करने की पूरी कोशिश किया करता था। 14वीं सेंचुरी तक आते आते हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें, अलग अलग तरीके के महत्व भी इन मठों से जुड़ गए थे। और बाद में बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की कविताएं लिखना शुरू किया, जहाँ पे घुमंतु जो भिक्षु हुआ करते थे उनका थोड़ा मजाक भी उड़ाया गया। तो बदलते हुए ट्रेडिशन थे, जहाँ पे चीज़ों को बदलने की भी कहीं कहीं कोशिश करी। जैसे चर्च को हमेशा खतरा महसूस होता था, क्योंकि भिक्षुओं की लोकप्रियता थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इस तरीके की सोसाइटी में कभी ना कभी चीज़ें होती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ चर्च और समाज के बीच में बहुत उस तरीके का रिश्ता स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, जिससे कि समाज जो है वो बहुत आसानी से उनको एक्सेप्ट कर पाए। अब वैसा रिश्ता किस तरीके से डेवलप होगा, तो यूरोप वासियों ने धीरे धीरे, जब वहाँ पे चर्च के लोग आने जाना शुरू करते हैं यूरोप में, तो ये लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन अपने पुराने कस्बाई रीति रिवाज या अपने पुराने कबीलाई रीति रिवाजों को ये लोग नहीं छोड़ते हैं, ये उनको भी फॉलो करते हैं साथ में। और हम देखते हैं कि 4th सेंचुरी के आसपास, क्योंकि कैलेंडर तो काफ़ी दिन पहले ही बन चुका था, तो 4th सेंचुरी के आसपास से ये लोग क्रिसमस और ईस्टर वगैरह की जो डेट्स हैं वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। तो 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जो बर्थडे मनाया जाता है, वो रोमन एम्पायर में एक बहुत पहले एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसको सौर पांचांग के अकॉर्डिंग मनाते थे, यानी सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको मनाया जाता था। तो 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का बर्थडे मनाता है वो उसी दिन पड़ता था। तो एक तरीके से वो लोग अपने रोमन पुराना जो त्योहार है वो भी मना लिया करते थे, और जो अभी अभी नया नया धर्म अपनाया वो वाला त्योहार भी मना लिया करते थे। उसके अलावा वसंत के आने पर भी इनके यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता था रोमन एम्पायर में पहले। ये उस त्योहार की परंपरा को भी कायम रखते हैं, और उसके साथ में एक नया वर्ड जोड़ देते हैं जो है पैरिश। मतलब कि वसंत के आने पर जो त्योहार मनाया जाता था उसमें ये पूरे गांव में घूमा करते थे, पूरे गांव का चक्कर लगाते थे। तो उस त्योहार की जगह पे अब इन्होंने जो नाम जोड़ दिया वो है पैरिश, जिसमें क्या करते थे कि पादरी की देख रेख में जो आने वाला पूरा शहर है या गांव है उसमें चक्कर लगाना, क्योंकि पहले उसको गांव कहते थे, बाद में उसको पैरिश कहा जाने लगा। उसके अलावा कृषक जो थे वो इसलिए भी इन छुट्टियों से बड़े खुश हो जाते थे, मतलब उनको धार्मिक चीज़ों से तो लेना देना थोड़ा कम ही था, वो इसलिए भी खुश हो जाया करते थे क्योंकि ये वो टाइम होता था ना जब उनको छुट्टियां मिल जाती थी काम करने से। क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे कि किसान कितने तरीके के हुआ करते थे, तो इनको बड़ा काम करना पड़ता था। तो इस बहाने कि आज कोई त्योहार है, भले ही वो किसी का भी हो, ईसाइयों का हो या अगर किसी और के अंडर काम कर रहे होते तो उनका होता, तो इनको इस बात से थोड़ा कम ही फर्क पड़ता था कि त्योहार है या नहीं है। इनको इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता था कि हमें छुट्टियां मिल गई हैं।
उसके अलावा तीर्थ यात्रा जो है उसका ईसाइयों के जीवन में काफ़ी महत्व रहा है। तो लोग लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं किया करते थे, जिनमें जो कुछ लोग जो शहीद हो गए धर्म के नाम पर, उनकी समाधियों पर जाना और गिरजाघरों की बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करना, इस तरीके की चीज़ें उसमें शामिल थी। तो ये तो रहा चर्च और समाज के बीच में किस तरीके का संबंध उस टाइम पर मौजूद था, जो धीरे धीरे आगे आप देखेंगे कि बहुत मजबूत होता चला गया। अब बात करते हैं, अब तक हमने 2 वर्गों की बात कर ली, अब बात करते हैं तीसरे वर्ग की। अब ये तीसरा वर्ग कौन है? अगर आप सही मायने में देखेंगे तो ये वही वर्ग है, मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग है, क्योंकि इसमें किसान शामिल होते हैं। तीसरे वर्ग में किसान आते हैं। किसानों की उस समय 2 कैटेगरियां हुआ करती थी। एक तो थे स्वतंत्र और एक थे बंधक। तो जैसा कि नाम से ही है किसान, तो ये लोग खेती किया करते थे। किसानों के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया जाता है वो है सर्फ। ये जो सर्फ जो वर्ड है ये आया है टू सर्व से, मतलब जो लोग सर्व करने के लिए बने हैं, जो लोग सर्विस देने के लिए बने हैं, उन्हीं को सर्व कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि किसानों की 2 कैटेगरियां हुआ करती थी, एक थे स्वतंत्र किसान और एक थे बंधक किसान। तो स्वतंत्र किसान वो होते थे जिनको ज़मीनें जो थी वो मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में ही देखते थे। मतलब लॉर्ड ने क्योंकि उनको ज़मीन दी थी तो वो उसी के लिए बहुत ज़्यादा वफादार होते थे और उसी को, मतलब उस ज़मीन को वो एक तरीके से लॉर्ड की ही मानते थे, पर वो उनको दी गई थी। तो ये तो थे स्वतंत्र किसान। बंधक किसान वो थे जिनके पास कोई ज़मीनें होती ही नहीं थी, तो उनको लॉर्ड की ज़मीनों में ही काम करना पड़ता था। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि पुरुषों को ये बहुत ज़रूरी था कि वो सेना में अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराएंगे, सैनिक योगदान देंगे, जिसमें ये बिल्कुल कंपल्सरी था कि 1 साल में कम से कम 40 दिन वो सेना के लिए काम करेंगे। और लॉर्ड की जो जागीरें होती थी उसमें भी उन लोगों को दिन में से कुछ घंटे के लिए काम करना पड़ता था, जिसके लिए उनको पेमेंट नहीं मिलती थी। अब ये पेमेंट क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि लॉर्ड ने उनको खेत दिए हुए थे। तो जो लॉर्ड ने उनको ज़मीनें दी हुई थी, उस ज़मीन के बदले में उनको लॉर्ड के फार्म्स में काम करना पड़ता था, एक दिन के कुछ फिक्स घंटे। तो इसको श्रम अधिशेष कहा जाता था, जिसमें वो सीधे तौर पर काम करते थे और उसका जो मुनाफा है वो सीधा लॉर्ड को जाता था। इसके अलावा कभी कभी लॉर्ड जैसे कोई और काम करवाना है, मान लीजिए कोई गड्ढा खोदना है या जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी है या सड़कें बनानी हैं, इमारतें बनानी हैं, और अगर उन्हें और भी कोई काम करना है तो उसके लिए वो इन्हीं किसानों को लगा लिया करते थे और इसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की जाती थी। और खेतों में भी मदद के काम के लिए, जैसे खेत काटने का काम हो गया, फसलें इकट्ठा करने का काम हो गया, उसके लिए स्त्रियों को और बच्चों को भी काम में लगा लिया जाता था। कभी कभी सूत काटने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, इन सारे कामों के लिए बच्चों और महिलाओं को भी काम में लगाया जाता था। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि राजा जो है वो भी एक टैक्स जो है वो किसानों पर लगाता था, अमूमन लगाता ही था, जिसको टैली कहा जाता था। ये जो टैक्स है वो राजा सिर्फ किसानों पर लगाता था। पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग इस टैक्स से फ्री हुआ करता था। उन दोनों के ऊपर, उन दोनों कैटेगरी के लोगों के ऊपर टैली नाम का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। और जो किसान, जो बंधक किसान थे, उनकी हालत तो और खराब थी। क्यों खराब थी? एक तो उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, तो उनको मैनर की जागीर में ही काम करना पड़ता था। उसके अलावा लॉर्ड्स जो थे वो इनसे मजदूरी भी करवाते थे और कभी कभी इनको उस मजदूरी का थोड़ा कम पैसा भी दिया करते थे। जितने भी बंधक किसान होते थे वो अपने लॉर्ड के बिना पूछे वो काम छोड़कर नहीं जा सकते थे या जागीर छोड़कर नहीं जा सकते थे। और इन लोगों पर और भी कई तरीके के दबाव डाले जाते थे, जैसे कि जो सर्फ होगा, जो बंधक किसान होगा, वो सिर्फ अपने लॉर्ड की चक्की पर ही आटा पीसेगा, वहीं से खाएगा। वो सिर्फ उसी की जो वाइन बनाने की जो प्रोसेस है वो सिर्फ उसी में अपना वाइन बनाएगा। उसके अलावा वो तंदूर में सिर्फ अपने लॉर्ड के तंदूर में जो है वो रोटियां सेकेगा। तो ये कुछ प्रतिबंध थे कि आप जो भी करेंगे वो सिर्फ अपने लॉर्ड के अंडर करेंगे, आप किसी और लॉर्ड के उसमें जाके काम नहीं कर सकते हैं।
तो ये सब इसलिए भी किया जाता था ताकि लॉर्ड्स का डायरेक्ट कंट्रोल रहे अपने सर्व्स के ऊपर। और बहुत बार ऐसा होता था, मतलब 99% केसेस में ये होता ही था कि लॉर्ड्स ही तय करते थे कि उनका जो किसान है, जो बंधक किसान है, वो कहाँ शादी करेगा, किससे करेगा। तो इस तरीके से जो बंधक या जो सर्व किसान हुआ करते थे उनके ऊपर लॉर्ड्स का डायरेक्ट कंट्रोल रहा करता था। इसके अलावा क्या हुआ कि धीरे धीरे यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हर जगह आते हैं धीरे धीरे। तो ये तो था यूरोप का पूरा एक तरीके से सिस्टम जो क्लाइमेटिक और सोशल चेंज से पहले चल रहा था। अब क्या चेंज आए जिसकी वजह से एक नए धर्म, एक नए वर्ग का उदय होता है। तो अब हम उन चेंजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो नए चेंजेस आए हैं ना, इसने यूरोप की हिस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित किया है। इसमें दो तरीके के चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है आपका सामाजिक बदलाव, एक आ जाएगा आर्थिक बदलाव, और इन दो चेंजेस के आने की वजह से, इन दो बदलाव के आने की वजह से यूरोपियन हिस्ट्री बहुत हद तक बदल जाती है, क्योंकि इसके बाद में एक फोर्थ कैटेगरी का या एक चौथे वर्ग का जो है वो उदय होता है। तो जब हम बदलाव की बात करते हैं तो इन बदलाव के आने के पीछे कुछ कारण था। जैसे सामाजिक बदलाव में क्या हुआ कि चौथे वर्ग का उदय हो गया सामाजिक बदलाव की वजह से। आर्थिक बदलाव में क्या हुआ, तो पैसे का जो रेशो है, जो पहले सिर्फ अभिजात वर्ग तक या जो सिर्फ पहले पादरी वर्ग तक कंसंट्रेटेड था, क्योंकि किसानों को तो ज्यादा पैसा मिलता ही नहीं था, तो अब पैसे का रेशो भी चेंज हो रहा है। कुछ लोगों के पास और पैसा आ रहा है, मतलब इन दो कैटेगरी के लोगों के अलावा लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो ये जो बदलाव आया, इसकी शुरुआत होती है पर्यावरण में बदलाव आने से। तो क्या होता है कि पर्यावरण में कुछ कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। तो 5वीं से 10वीं शताब्दी पर हम देखते हैं कि यूरोप में ज्यादातर एरिया जो है वो जंगल से घिरा हुआ है। तो वहां पे खेती करने के लिए जो जमीन थी वो थोड़ा सीमित थी, मतलब पूरे एरिया पे जंगल ही जंगल है, तो खेती जो है वो सीमित एरिया पे हो रही है। और परिस्थितियां भी कुछ इस तरीके की थी कि लोग ज्यादातर जंगलों को काटने पर विश्वास नहीं रखते थे। और एक काम और बड़ा अच्छा करते थे लोग कि जब परेशान हो जाते थे राजा के अत्याचारों से या अभिजात वर्ग के अत्याचारों से, तो वो जंगल में जाके छिप जाया करते थे। तो इससे क्या होता था कि जंगल उनको एक शरण प्रदान करता था, छिपने की जगह देता था, तो इसलिए भी वो जंगलों को नहीं काटते थे। अब क्या हुआ कि 5वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में ठंड बहुत बढ़ गई अचानक से, और इस ठंड के बढ़ने की वजह से जब सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ने लगी तो फसल उगाने का जो टाइम पीरियड था वो छोटा हो गया 5वीं से 10वीं के बीच में। इस वजह से भी फसलें जो थी वो ज्यादा उग नहीं पाती थी और किसानों की हालत काफी खराब रहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप का टेम्परेचर फिर चेंज होता है। तो यानी कम से कम 5वीं से 10वीं करीब करीब 500 साल तक का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहता है और फिर धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है। और 11वीं शताब्दी से आप देखेंगे कि यूरोप में कुछ गर्माहट का दौर शुरू हो गया, मतलब अब वहाँ पे जो औसत जो टेम्परेचर है वहाँ का वो थोड़ा सा बढ़ने लगा। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने का खेती पर थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। क्यों अच्छा प्रभाव पड़ा? तो अब तक जो फसलों का टाइमिंग बहुत कम हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो टाइमिंग बढ़ रही है। मतलब जितने टाइम पहले बर्फ या बाकी ठंड पड़ी रहती थी तो उस टाइम पे तो खेती हो ही नहीं सकती थी, और वो टाइम पीरियड बहुत छोटा था जिसमें खेती की जाती थी, कुल मिला के 2-4 महीने का। तो किसान वैसे ही गरीब थे बेचारे, तो खेती भी कम, उपज ही नहीं हो रही है, ठंड ज्यादा हो रही है तो गरीब तो होंगे ही। अब क्या हुआ कि मौसम बदल गया। मौसम के बदलने की वजह से क्या हुआ कि टाइम पीरियड बढ़ गया, अब खेती थोड़ी ज्यादा देर तक की जा सकती है, तो इससे खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ा और जो खेती से जो फसलें उग रही हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। और मिट्टी पर पाले का असर कम होने लगा। पाला मतलब जो सुबह सुबह ठंड का जो पाला पड़ता है ना, जिसको हम ओस भी कहते हैं, ओस से थोड़ा ज्यादा गहरा होता है, वो पानी की एक लेयर चढ़ जाती है खेतों पर, तो उसकी वजह से फसलें भी खराब हो जाती हैं कभी कभी। तो अब क्योंकि मौसम बदल रहा था तो वो पाले का असर भी कम होता जा रहा था और पर्यावरण
स्टडी करने वाले जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बदला ना, तो यूरोप में जंगलों की थोड़ी सी कमी हुई और खेती की ज़मीन बढ़ गई। तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो हो सकता है जंगल में कहीं ना कहीं आग लग गई हो, तो उससे थोड़ा पेड़ साफ हो गए हो, और या फिर लोगों ने क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था तो जंगल काटने शुरू कर दिए हो खेती करने के लिए और ज़मीन बढ़ाने के लिए, खेती की ज़मीन। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पर्यावरण में जो चेंज आया उससे लोगों के पास नए साधन या नया मौका आया खेती को बड़े पैमाने पर करने का। इसके साथ एक और चेंज होता है वहाँ पे, वो ये कि भूमि का उपयोग थोड़ा सा और बढ़ गया। अब ये कैसे बढ़ता है, वो ये कि शुरुआत में सिर्फ लकड़ी के हल से ही खेती की जाती थी क्योंकि कोई साधन मौजूद नहीं था। धीरे धीरे लकड़ी के हल की जगह ले ली जाती है लोहे के हल ने। अब लोहे के हल में और लकड़ी के हल में क्या अंतर होगा, तो पहले जो लकड़ी के हल से जो प्रोडक्शन किया जाता था, फसलों का जो काम, खेत को जो तैयार करने का काम किया जाता था, तो लकड़ी का हल जो होता है ना वो खेत की थोड़ी ऊपरी सतह तक जाता है, मतलब वो बहुत डीपली वो उसको काटता नहीं है, तो इसकी वजह से जो फसल होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। बाद में जब हम लोहे के हल का प्रयोग करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़मीन को नीचे से खोदा जा सकता है, जिससे कि फसल बेहतर होने लग गई। तो एक तो ये कि परिश्रम थोड़ा कम करना पड़ा और फसल जो है वो अच्छी होने लग गई थी, यानी पहले से कम 4 गुना ज़्यादा फसल जो है वो अच्छी होने लगी। दूसरा ये कि क्योंकि अब मौसम थोड़ा गर्म हो गया था तो हमें 2 फसल चक्र मिल गए, मतलब पहले जहाँ पे सिर्फ एक बार फसल उगाई जा सकती थी, अब 2 बार हम लोग एक साल में फसल उगा सकते थे। और इसके साथ साथ अब लोगों ने एक नया तरीका अपनाया, वो ये कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जैसी चीज़ें अपनानी शुरू कर दी। मतलब एक ही टाइम पर एक ही खेत में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 अलग अलग फसलें उगाने का जो काम है वो भी किया जाने लगा। तो पहले जहाँ पे सिर्फ एक फसल बोई जाती थी, अब वहाँ पे सर्दी की ऋतु में गेहूं बोया जाने लगा और दूसरी ज़मीन को तब तक के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपनी फर्टिलिटी पावर को वापस गेन कर ले, और अगले साल वहाँ पे राई बो दी जाती थी और फिर दूसरा जो भाग था वो खाली रख दिया जाता था। मतलब धीरे धीरे कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी और कुछ इस तरीके की टेक्निक से लोग डेवलप करने लगे कि फर्टिलिटी पावर भी कम ना हो ज़मीन की और उनका जो प्रोडक्शन लेवल है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा जो एक बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आने लगी। जैसे कि हल वाला हमने देखा, तो हल जो थे, पहले के जो हल हुआ करते थे वो बहुत भारी होते थे, और वो भारी सांचेदार हल की वजह से क्या होता था कि जानवरों को थोड़ा उसको उठाने में थोड़ा दिक्कत होती थी, या कभी कभी जानवर के घाव हो जाता था उसको लंबे समय तक बांधने के लिए। तो अब जो हल आने लगे ना वो नोक में भारी होते थे पर उसको ऊपर से थोड़ा हल्का बनाया जाने लगा ताकि जमीन नीचे से अच्छे से खुदाई हो जाए और उससे जानवरों को ज्यादा नुकसान जो है वो ना पहुंचे। तो पहले जो हल जोतने का जो तरीका होता था, जिस तरीके से बांधा जाता था, वो गले में बांधा जाता था पहले जानवरों के, जो उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाता था। गले की जगह पर अब जानवरों के कंधे पर हल को बांधा जाने लगा, जिससे कि जानवरों के काम करने की क्वालिटी भी इंक्रीज हुई। जानवर मतलब बैल के जोड़े की, एक तो वो इंक्रीज हो गई। दूसरा ये कि जहां पहले उनके गले पर वो जो बांधा जाता था हल का, वो पूरा जो सिस्टम है, उसकी वजह से जो उनको परेशानी होती थी अब वो उससे भी मुक्त हो गए। तो इसकी वजह से जो हमारे बैल थे उनकी शक्ति बढ़ गई। उसके साथ साथ बाद में क्या होने लगा कि घोड़ों की जो खुर होते हैं, जो उसके पैर होते हैं, उसमें नाल लगाकर उनको बेहतर काम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इससे घोड़ों के जो पाँव हैं वो ज़्यादा लंबे समय के लिए सुरक्षित रह सकते थे। तो अन्न पीसने के काम के लिए या अंगूरों को सही से निचोड़ने के काम के लिए, यहाँ पे अब पहले जहाँ पे पवन चक्की का इस्तेमाल होता था वहाँ अब जल शक्ति से काम करने लगे। अब ये क्या है, तो पवन चक्की में आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे विंड मिल्स लगाए जाते हैं। अब उस टाइम पे कोई इस तरीके का टर्बाइन सिस्टम या उस तरीके का तो होता नहीं था कि मोटर लगाया और काम हो गया। तो बहुत प्रॉपर तरीके से काम चलता था और वो बहुत धीरे और बहुत स्लो प्रोसेस था। तो अब इन लोगों ने भाप की शक्ति को पहचान कर, या वो जल शक्ति वाली जो चीजें थी वो टेक्निक को समझकर अब उसको इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी चीजें जो थी वो आसान हो गई। खेती के तरीके बदले, खेतों में परिवर्तन आने लगा
और फसलें अच्छी होने लग गई, 2-2, 3-3 फसलें एक साथ की जाने लगी, तो भूमि में सुधार हुआ और उसकी वजह से भोजन की जो उपलब्धता थी वो दुगनी हो गई। नए नए प्रोटीन वाले जो पौधे थे उनका वो सामने आने लगे, मतलब उनका डेवलपमेंट होने लगा। तो कुल मिला के अब जो किसान वर्ग है वो संपन्न वर्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, संपन्न वर्ग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और हम देखते हैं कि यहीं से, क्योंकि कृषि में जो विस्तार हुआ, उसके बाद जनसंख्या में विस्तार हुआ, व्यापार में विस्तार हुआ, नगरों में विस्तार हुआ, और यहीं से यूरोप में एक चौथे वर्ग की शुरुआत होती है। और ये नए नगरवासी हैं, या ये नगरवासी वर्ग है, ये पूरा चौथा वर्ग जो है। और इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि पुराने जो कृषि वर्ग के साथ जो समस्याएं थी वो इनके साथ इतनी नहीं थी। चौथा वर्ग किस तरीके से यहाँ पे आता है और उसके क्या क्या काम रहते हैं। चौथे वर्ग का जो विस्तार होता है वो इन्हीं सामाजिक और आर्थिक बदलावों के कारण होता है। मतलब समाज में बदलाव हो रहा था, परिस्थितियों में बदलाव हो रहा था, उसके अलावा पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा था उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि फसलों का टाइम पीरियड बढ़ गया, फसलें अब ज़्यादा अच्छे से होने लगी थी, तो धीरे धीरे लोगों के पास में एक्स्ट्रा उगाने का जो विकल्प था वो खुल गया था। और जो जनसंख्या थी वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब जनसंख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण ये था कि अब लोगों को बेहतर भोजन विकल्प जो है वो मिल पा रहा था, मतलब खाना अच्छे से मिल पा रहा था। और इसमें स्पेशली पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा बेहतर खाना उस वक्त दिया जाता था, तो जिसकी वजह से पुरुषों की आबादी भी बढ़ी। तो रोमन साम्राज्य के बाद जो नगर व्यवस्था लगभग उजड़ गई थी, नगर व्यवस्था के नाम पर, या मैं ये कहूँ कि उस जैसे रोमन साम्राज्य में जिस तरीके का व्यापारिक सिस्टम जो था वो मौजूद था, वो लगभग उसके विघटन के साथ ही खत्म हो गया था। तो अब जो नया जो चेंज आया उसके बाद वो व्यापार जो सिस्टम है वो वापस से रिवाइन होता है, वापस से स्टार्ट होता है। और इसमें क्या है कि जैसे जैसे लोगों के पास कमाने के लिए ज़्यादा जरिए आते जा रहे हैं, वो खेती ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं, और जब वो सरप्लस उगाना शुरू करते हैं, तो जैसे हमने मेसोपोटामिया में देखा या हमने रोमन एम्पायर में देखा कि लोग ट्रेड तभी करेंगे ना जब वो ज़रूरत से ज़्यादा उगाएंगे, जिनकी उससे ज़रूरत है उससे ज़्यादा उग रहा है। तो अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे जो अनाज है उसको बेचने का कार्यक्रम शुरू होता है कि जो एक्स्ट्रा बचा है उसको बेचा जाए। तो मंडियों का, हाट मंडियों का उदय होता है, और यही मंडियाँ धीरे धीरे व्यापारिक और शहरी केंद्र के रूप में जगह बनानी शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पर से शुरू होता है वो चौथा वर्ग जो किसान तो है, लेकिन अब वो किसान से व्यापारी वर्ग की तरफ मुड़ता जा रहा है, और अब इन लोगों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया है। तो एक इतिहासकार इसी बात पर बोलते हैं कि नगर की जो हवा है ना वो स्वतंत्र बनाती है। तो जब आप अपना काम खुद से करना शुरू करते हैं तो आप अपने लॉर्ड्स के लिए अब उतना ज़्यादा निर्भर नहीं रह जाते हैं उनके ऊपर। तो अब क्या होने लगा कि शहरों की अर्थव्यवस्था एक नए तरीके से चलने लग गई। तो कुछ ऐसे बंधक किसान जो अपने लॉर्ड से बहुत परेशान थे, तो ये लोग क्या करते हैं कि भागकर शहरों में आ जाते हैं। और भागकर शहरों में आने का मतलब ये है कि अगर एक बंधक किसान एक दिन या एक साल भी शहर में रह गया तो इसका मतलब कि वो अपने लॉर्ड से मुक्त हो गया। तो इस तरीके से वो भागकर आ जाया करते थे। अब क्योंकि ये लोग खेती करते थे तो कोई लेबर्ड क्लास, तो मतलब ये कोई स्किल्ड लेबर नहीं थे, इनको बहुत ज़्यादा काम उस तरीके से आता नहीं था, स्किल्ड काम नहीं आता था, तो इनको बाकी छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता था। लेकिन ये हाँ अच्छी बात ये थी कि ये आज़ाद हो जाया करते थे। इसके बाद में क्योंकि नगरीयकरण बढ़ रहा था तो नगरों में ज़रूरत होती है साहूकारों की, वकीलों की, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो यहाँ से एक पढ़ा लिखा अलग तरीके का जो समाज है वो बनना शुरू होता है, जिसको आर्थिक संस्था के आधार पर श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। तो गिल्ड नाम से एक एसोसिएशन बनने लग गई धीरे धीरे, और इस एसोसिएशन की सब लोग सुनते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी इन गिल्ड्स की, जहाँ पर ये अपनी बातें रखते थे। और धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि लंबी लंबी यात्राएं करना जो है वो भी शुरू कर दिया, और नए नए व्यापारिक रास्ते जो हैं वो खोजने लगे, और दूसरे दूसरे देशों में जाकर भी व्यापार करने लगे। व्यापार करने लगे तो थोड़े अमीर हो गए, और जब आदमी अमीर हो जाता है तो वो क्या करता है कि अपने जब पैसा ज़्यादा आ गया तो उसको ठिकाने से लगाने की चीज़ें सोचने लगता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने धार्मिक अनुदान देना शुरू कर दिया। अब तो वो दान देने लगे, बहुत सारे ऐसे साहूकार वगैरह थे जो दान देने लगे। उनके दिए हुए दानों से गिरजाघर वगैरह बनने लग गए। तो ऐसा ही एक
पूरा नगर जो है वो डेवलप होता है इसी दान के जरिए, और वो है कैथेड्रल नाम का एक नगर। तो ये जो कैथेड्रल नाम का जो नगर है, इस नगर का जो निर्माण है वो इसीलिए किया जाता है कि वहाँ पे बड़े बड़े चर्च बनाए गए थे, गिरजाघर, बहुत बड़े बड़े गिरजाघर बनाए गए थे, और वहाँ पे मठ वगैरह बनाए गए थे, जिनमें मतलब जो भी पैसा उनको बनाने में लगा था वो सारा का सारा जो था वो दान का पैसा ही था। जो लोग तरक्की कर रहे थे वो दान देते जा रहे थे। और ये इतने खूबसूरत चर्चेस वगैरह यहाँ पर बनाए गए कि धीरे धीरे देखते देखते ये बहुत ही बड़ा धार्मिक केंद्र के रूप में बनकर सामने आया। और यहाँ जो चर्च बनाए गए थे उनके खास तौर पर उनके शीशों की बात यहाँ पर की जाती है कि दिन में वो जो शीशे होते थे वो बाहर से देखने में बड़े आकर्षक लगते थे, और रात के वक्त वो इतना ज़्यादा चमकते थे कि वो दूर से कि कहाँ पर गिरजाघर है उसकी पहचान वो दूर से करा दिया करते थे। इसीलिए शीशे यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अलावा जो चर्चों में, गिरजाघरों में जो घंटियाँ लगाई जाती थी वो इतनी बड़ी, और उनका जो साउंड सिस्टम होता था वो कुछ इस तरीके की घंटियाँ लगाई जाती थी कि उनकी आवाज़ दूर दूर तक जाए। तो सामूहिक प्रार्थनाओं के लिए, समय बताने के लिए उनका जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके साथ में ये सब आराम से धीरे धीरे चल रहा था। 11वीं सेंचुरी के बाद में ये सब ही चलता रहा। लगभग 200-300 साल तक कोई समस्या नहीं आती है। ये जो तरीका है या जो ये रफ्तार है चीज़ों को करने की, ये इसी तरीके से चलती रहती है। अब समस्या कब आनी शुरू होती है? समस्या आनी शुरू होती है 14वीं सेंचुरी के आसपास। तो 14वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी के अंत से अगर हम लें तो यहाँ से यूरोप में एक नए तरीके का ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है, और इसी को हमने कहा 14वीं शताब्दी का संकट। तो जैसे हमने रोमन एम्पायर में पढ़ा था ना 3वीं शताब्दी का संकट, तो ये है 14वीं सदी का संकट। तो रोमन एम्पायर में भी 3 प्रमुख संकट थे। यहां पर भी हम इस पूरे संकट को 3 भागों में बांट लेंगे। नंबर 1 क्या हुआ? मौसम, यानी जलवायु परिवर्तन। तो जैसे हमने देखा ना कि 11वीं सेंचुरी में जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसने 4th या चतुर्थ वर्ग को उभरने का मौका दिया। अब एक और परिवर्तन हो जाता है जलवायु में। तो 14th सेंचुरी में, यानी 13वीं सेंचुरी के लास्ट तक आते आते यहाँ की जो जलवायु है वो वापस से ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो यूरोप की जलवायु अचानक ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो अचानक से वो ज़्यादा ठंडी होनी शुरू हो जाती है जलवायु, और उस ठंडी होने की वजह से क्या हुआ कि जो फसल चक्र पहले बढ़ गया था वो धीरे धीरे अब क्या होता है कि वो फसल चक्र वापस से छोटा होना शुरू हो जाता है। और उस फसल चक्र के छोटे होने की वजह से खेती में बहुत बड़ा नुकसान, लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो चरागाह की जो ज़मीनें हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, जंगल जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे फसल चक्र जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अब क्योंकि चरागाह कम हो गए हैं, जहाँ पे पहले जानवर जाके आराम से खा पी के वापस आ जाया करते थे, चरागाहों के कम होने की वजह से जानवरों की संख्या पे बहुत गहरा असर इसका पड़ता है, और जानवर कम होने लग जाते हैं। तो जानवर मरने लगते हैं धीरे धीरे, खेती बेहतर हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से अकाल पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के मानव जाति पर एक और संकट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब क्योंकि जानवर मर रहे हैं, फसल चक्र बदल चुका है, खेती बेहतर तरीके से हो नहीं रही है, तो क्या होता है कि यहाँ पे अकाल पड़ता है। तो लगातार अकाल पड़ते हैं, 2-3 लगातार कम से कम अकाल पड़ते हैं। 1315 में, 1317 में यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि 1320 तक आते आते बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की और पशुओं की मौत होनी शुरू हो जाती है। तो अभी तो लोग कम से कम अकाल से जूझ रहे थे, लेकिन क्योंकि अब तक मतलब इस पूरे टाइम पीरियड तक आते आते हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और आसपास के इलाकों में, मतलब जर्मनी और आपका इंग्लैंड वाले इलाकों में अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था। तो अब इस ट्रेड की वजह से क्या होता है कि एक तो जनसंख्या की कमी हो गई, लोग मर गए अकाल की वजह से। अब ट्रेड तो रुका नहीं, तो ट्रेड में जो लोग इधर से उधर जाते हैं जहाज़ों के थ्रू, अब एक नई बीमारी उनमें बैठकर आ गई जो है प्लेग।
तो जैसे कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो ऐसे ही एक टाइम पर प्लेग नाम की बीमारी, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता था, वो कुछ इसी तरीके से यूरोप में फैलना शुरू हो जाती है। और इस प्लेग में, मतलब इस ब्लैक डेथ में, ये जो बीमारी थी ये चूहों में संक्रमण की वजह से फैली थी और इसने पूरी दुनिया को एक वक्त में प्रभावित किया था। इससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा था जहाँ जहाँ पर उस दौरान में व्यापार हुआ करता था, क्योंकि ये व्यापारिक माध्यमों से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई थी। और ये अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन 20 से 40% की जो जनसंख्या है वो यूरोप की, वो सिर्फ इस बीमारी में मर गई थी। तो एक तो पहले ही अकाल पड़ गए, लोगों की मौतें हो रही थी, ऊपर से ये प्लेग वाली बीमारी, और जनसंख्या और कम होती चली गई। इसके मतलब इसके अलावा जो एक और बुरा प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि चांदी की जो खानें थी उनमें उत्पादन कम हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में जो चांदी की खानें थी उनमें उत्पादन कम होने की वजह से सरकार को जो मुद्रा मिला करती थी चांदी की, जिससे वो ट्रेड करते थे, जिससे वो कॉइन बनाया करते थे, अब उसमें भी कमी होने लग गई। तो अब सस्ती और काम चलाऊ धातु वगैरह इस्तेमाल की जाने लगी। मतलब एकदम से वेल्थ भी अब इनका घट के रह गया। तो 14th सेंचुरी में ये इतने बड़े बड़ी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन सारे संकटों की वजह से हम कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी का जो संकट था वो यूरोप के सामने बहुत बड़ी एक महामारी लेकर सामने आता है, जिसमें प्लेग की वजह से जो इतनी सारी मौतें हो गई। इसके बाद में क्या होता है कि क्योंकि इतनी सारी मौतें हो चुकी थी और काम तो फिर भी लोगों को करना ही था, तो अभिजात वर्ग जो था वो चाहता था, मतलब उसने सोचा कि अब क्योंकि इतनी सारी मौतें हो गई हैं तो लेबर तो कम मिलेगा। अब जब लेबर कम मिलेगा तो लेबर की जो कीमत है वो दुगनी हो गई। तो ये तो आपका इकोनॉमिक्स का सिंपल सा लॉ है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्राइस राइज हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, लेबर्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं, क्योंकि लोग कम हैं, तो उनकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है कि अगर पहले वो जो काम करने के 100 रुपये लेते होंगे अब वो 500 मांगने लग जाते हैं। और इस बात से अभिजात वर्ग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो देने को तैयार नहीं है। तो वो क्या करता है कि ज़बरदस्ती, या ये कह सकते हैं कि जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए वो कम पैसों में काम करवाने की कोशिश करता है। और वो सोचता है कि जैसे पहले बंधक किसानों से जो जिस तरीके से काम करवाया जाता था, तो हो सकता है कि अब सोसाइटी में या सिस्टम उस तरीके का वापस से रिवाइंड करवा लिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब तक तो चौथा वर्ग भी बहुत पावरफुल हो गया था, मतलब किसान लोग, साहूकार लोग। तो ये लोग क्या करते हैं कि अभिजात वर्ग की इस चीज़ का बदला जो है वो विद्रोह से देते हैं, सीधा मना कर देते हैं कि हम नहीं करने वाले इतने कम सैलरी में या इतने कम पैसों में काम। और अभिजात वर्ग उस समय तक इस बात को महसूस नहीं कर पाया था कि इन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। तो एट लास्ट जो है ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इतने कम लेबर वेजेस पर काम करेंगे ही नहीं, और अभिजात वर्ग को झुकना भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे राजनीतिक परिवर्तन यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन तो आ ही चुका था, अभिजात वर्ग की इम्पोर्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी इस 4th कैटेगरी के आने से, चौथे वर्ग के आने की वजह से। और अब चौथे वर्ग ने जिस तरीके से अपने हकों को लेके जो सामना किया, उसके बाद में सामाजिक स्ट्रक्चर बदलने की अब शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी, जिसमें हम देखते हैं कि आसपास के यूरोप के जितने भी देश हैं वहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि इस 4th ग्रुप को अपने साथ रखा जाए। किसान जो है वो कम लेबर पे काम करने को तैयार नहीं है। राजा जो है वो इस 4th वर्ण को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसको अभिजातों के प्रति जो मतलब अभिजातों के ऊपर जो इतना सारा खर्चा राजा करता था वो बच जाए। तो इस तरीके से यूरोप में एक नए तरीके की सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था ने इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो है वो जन्म लिया। अब अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये सामाजिक और आर्थिक चीज़ें किस तरीके से और ट्विस्ट के साथ बदलती हैं और क्यों हमें रेनेसां की ज़रूरत पड़ती है। तो तब तक के लिए अपने अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते।